हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1। भावांतर योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? ऑप्शन ए अगस्त 2016, ऑप्शन बी मई 2017, ऑप्शन सी जनवरी 2018, ऑप्शन डी अक्टूबर 2018। भावांतर योजना हरियाणा में कब शुरू की गई थी? जनवरी 2018 के अंदर शुरू की गई थी। भावांतर योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2018 के अंदर हुई थी। जब इस योजना को लागू किया गया कुल 4 फसल थी और वर्तमान में फसल कितनी है? 10 फसल है। कौन कौन सी फसल है? आलू, टमाटर, प्याज, फूल गोभी। वर्तमान में जब योजना लागू की गई थी तब ये प्रमुख 4 फसलें थी: आलू, टमाटर, प्याज, फूल गोभी। और हरियाणा सरकार ने फिर 6 नई फसल को और शामिल कर लिया गया, जिसके अंदर 2 फल थे और 4 सब्जियां थी: कीनू, अमरूद, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और बैंगन। ये कुल 10 फसल थी और इनका मूल्य फिक्स कर दिया गया था। और वर्तमान में सरसों, बाजरा और सूरजमुखी को भी इस योजना में शामिल किया गया है। भावांतर योजना हरियाणा में जो थी उसका उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकार उन सभी किसानों को मुआवजा प्रदान करेगी जो BBY पोर्टल पर पंजीकरण किए हुए हैं, ठीक है, और किसान उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा की किस मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है? ऑप्शन ए शीशे वाली मस्जिद, ऑप्शन बी दीनी मस्जिद, ऑप्शन सी लाल मस्जिद, ऑप्शन डी सराय अलीवर्दी की मस्जिद। किस मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है? ऑप्शन बी दीनी मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है। दीनी मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। रोहतक में स्थित है। इस मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है जो लगभग 1100 वर्ष पुराना माना जाता है। 1100 वर्ष पुराना माना जाता है। 1947 में इसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। उससे पहले औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1947 में इसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था और इस मस्जिद के अंदर देवी देवताओं की प्राचीन मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, लाल मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में भिवानी स्टैंड पर स्थित है। लाल मस्जिद रोहतक में भिवानी स्टैंड पर स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 1939 में एक रोहतक हाजी आशिक ने लाल पत्थर से बनवाई थी और इस मस्जिद का चबूतरा 10 फीट ऊंचे पर बनी है। यह मस्जिद 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। कहाँ पर है? रोहतक में भिवानी स्टैंड पर 1939 में हाजी आशिक ने लाल पत्थर से बनवाई थी और यह मस्जिद 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी है। नेक्स्ट, सराय अलीवर्दी की मस्जिद, ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में इसका निर्माण हुआ था। इसमें इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में स्थित है और इसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बना है और यह मस्जिद अपने समय की सबसे उत्तम दर्जे की मानी जाती थी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, रेड मस्जिद कहाँ पर है? रिवाड़ी में स्थित है। रिवाड़ी की पुरानी कचेरी के समीप स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था 1570 के पास। यदि वो पूछ ले रेड मस्जिद कहाँ पर है तब क्या कहाँ आंसर करोगे? रिवाड़ी के अंदर। यदि वो पूछ ले लाल मस्जिद कहाँ पर है तब कहाँ करोगे? रोहतक के अंदर, ठीक है। उसके बाद काजी की मस्जिद कहाँ पर है? झज्जर जिले के एक गांव दुजाना गांव के अंदर स्थित है और इसकी सीढ़ी कुतुब मीनार की तरह गोल है। इसकी सीढ़ी कैसी है? कुतुब मीनार की तरह गोल है और उस सीढ़ी के ऊपर वाइट स्टोन से निर्मित है और इस मस्जिद पर काजी की मज़ार पर लोग चादर चढ़ाने आते हैं। यहाँ इस मस्जिद के अंदर काजी की मज़ार पर लोग चादर चढ़ाने आते हैं। उसके बाद लाट मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में स्थित है और इसका एक अन्य नाम क्या है? दीवान-ए-आम। इसे दीवान-ए-आम भी कहते हैं और यह मस्जिद 200 फीट लंबी है। और इस मस्जिद को बनाने के लिए अशोक स्तंभ का प्रयोग किया गया। उसके बाद काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है और यह मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी। किसकी याद में? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई इसकी याद में और 1527 में अपनी बेगम की याद में बनवाई थी।
और फिर क्या हुआ, हुमायूं ने सलीम शाह को हराकर यहाँ विजय स्वरूप इसमें एक चबूतरा बनवाया था। इसी मस्जिद के अंदर हुमायूं ने सलीम शाह को हराकर एक विजय स्वरूप एक चबूतरा बनवाया था। उसके बाद और इस मस्जिद पर ब्लैक मार्बल से बनी है, यह मस्जिद ब्लैक मार्बल से बनी है और उसके ऊपर कुरान आयत लिखी है। इस मस्जिद पर कुरान आयत लिखी है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कंजूपुरा करनाल, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी मातेनहाल झज्जर, ऑप्शन डी पंचकुला। हरियाणा राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी मातेनहाल झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है। हरियाणा के अंदर 4 सैनिक स्कूल है। प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर है? कंजूपुरा करनाल के अंदर, जो 1961 में बना था। द्वितीय कहाँ पर है? स्कूल रेवाड़ी के अंदर। तृतीय कहाँ पे है? मातेनहाल झज्जर में। और चौथा कहाँ पर है? पंचकोला, जो अभी प्रस्तावित है। हरियाणा के अंदर 4 सैनिक स्कूल है। प्रथम कंजूपुरा करनाल के अंदर, द्वितीय रेवाड़ी के अंदर, तृतीय कहाँ पर है? मातेनहाल झज्जर में, और चौथा कहाँ पर है? पंचकुला, जो अभी प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए होशियार सिंह दहिया, ऑप्शन बी सीताराम, ऑप्शन सी बनारसी दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हरियाणा का एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है वो कौन है? होशियार सिंह दहिया। होशियार सिंह दहिया का जन्म 1937 में सियाणा के सोनीपत में हुआ था और उनका देहांत कब हुआ था? 6 सितंबर 1998 में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने भारत पाकिस्तान 1965 की लड़ाई और भारत पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था। उन्हें पुरस्कार मिला था परमवीर चक्र और गणतंत्र दिवस 1972 को मिला था। और हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे और राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी थे। यहाँ वॉलीबॉल कर लेना। और परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी और ये राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। परमवीर चक्र फरवरी 2020 तक कुल 21 लोगों को दिया गया है। 21 लोगों को दिया गया है। और परमवीर चक्र युद्ध में शौर्य का भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा राज्य की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। हरियाणा राज्य की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था? वो कौन सी है? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना इसका कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर है। 2008 में स्थापित की गई थी। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। और यह राज्य का प्रथम विद्युत परियोजना जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था। इसका निर्माण इलेक्ट्रिक रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और इसकी प्रथम यूनिट 27 महीने में पूर्ण हो गई थी, जो देश के किसी भी कोयला आधारित ग्रीनफील्ड परियोजना हेतु सर्वाधिक कम समय है। इसकी प्रथम यूनिट 27 महीने में पूर्ण हो गई थी, जो कि पूरे देश का कोयला आधारित ग्रीनफील्ड परियोजना हेतु सबसे कम समय है। और इस परियोजना को कोयला किसके द्वारा प्राप्त होता है? सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा इसको कोयला प्राप्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पानीपत तापीय विद्युत परियोजना 1979, वो कहाँ पर है? पानीपत जिले में। पानीपत जिले के कौन से गांव में? आसान गांव के अंदर है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। और यह राज्य का प्रथम और सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र है। यह राज्य का सबसे प्रथम और सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र है और पानीपत जिले के आसान गांव में है। और इसका कुल उत्पादन की क्षमता कितनी है? 1367.80। इसके अंदर 4 यूनिट 110 मेगावाट के लगे हुए हैं, 2 यूनिट 210 मेगावाट के और 2 यूनिट 250 मेगावाट की है। उसके बाद महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? ये झज्जर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और ये कहाँ पर है? झज्जर के अंदर महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। उसके बाद में राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, वो कहाँ पर है? हिसार के खेदड़ गांव में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट। इसके अंदर 2 यूनिट लगी हुई है, 2 गुना में 600।
इसका निर्माण किसने किया था? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है। यह उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है। और इस तापीय विद्युत केंद्र के अंदर कोयला महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड से आता है। वो कहाँ पे? ओडिशा के अंदर। कोयला महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड ओडिशा से इसके अंदर कोयला आता है। और कौन से गांव के अंदर है? हिसार के खेजड़ गांव के अंदर स्थित है। उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 1200 मेगावाट। उसके बाद अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र और इंदिरा गांधी तापीय परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी झज्जर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसका निर्माण किसने किया था? एनटीपीसी और आईपीजीसीएल द्वारा इसका स्थापक हुआ था। एनटीपीसी के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और आईपीजीसीएल के इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा स्थापना हुई थी। अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र और इंदिरा गांधी तापीय परियोजना झज्जर के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 2011 को। कुल क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। इसका निर्माण किसने किया था? एनटीपीसी और आईपीजीसीएल ने इसका अपना किया था। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूज एंकर रोहित सरदारना का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया था। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी गुरुग्राम। न्यूज एंकर रोहित सरदारना का हाल ही में निधन हुआ था कोरोना की वजह से। वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखते थे? वो किससे रखते थे? ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र से उनका संबंध था। इन्होंने जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन की जो डिग्री थी वो कहाँ से ली थी? गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से ली थी। इनका एक कार्यक्रम था, कौन सी पे था? आज तक पे ताल ठोक की इनका एक कार्यक्रम था। ठीक है। इन्होंने 2018 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इनको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा पत्रिका के क्षेत्र में हर साल दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या था? मास कम्युनिकेशन कहाँ से की थी उन्होंने? गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार से की थी। और इनका कार्यक्रम कौन सा था? ताल ठोक के। और किस जिले से संबंधित रखते थे? कुरुक्षेत्र जिले से। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए हरिप्रभा, ऑप्शन बी हरिगंधा, ऑप्शन सी जमुना तट, ऑप्शन डी शबदबूंद। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन बी हरिगंधा इसकी मुख्य पत्रिका है। हरियाणा साहित्य अकादमी, इसका गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को इसका गठन हुआ था। और इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 26 जुलाई 1911 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला चंडीगढ़ के इसके अंदर मुख्यालय है। हरियाणा साहित्य अकादमी के मुख्य अध्यक्ष कौन है? मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और वर्तमान में इनके निदेशक कौन है? डॉक्टर कुमुद बंसल इनके वर्तमान निदेशक है। और हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में अशोक भाटिया को दिया गया था। उनकी रचना कौन सी थी? समुद्र का संसार के लिए उनको दिया गया था। गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को। पुनर्गठन कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 को। और मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर। और इनके मुख्य अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है। और वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर कुमुद बंसल इनके मुख्य है। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1991 में अशोक भाटिया को। उनकी रचना कौन सी थी? समुद्र के संसार। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 5 मुख्य साहित्य हैं। और इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर सभी का मुख्यालय। पहला कौन सा है? हरियाणा साहित्य अकादमी मुख्य पत्रिका कौन सी है? मासिक पत्रिका है। कौन सी है? हरिगंधा। और हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से होता है। इसका कहाँ से होता है? पंचकुला से होता है। नंबर 2, हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका, उसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। मासिक पत्रिका कौन सी है? जमुना तट। और मासिक पत्रिका एक कौन सी है? उर्दू दिशा देवनागरी लिपि के अंदर लिखी हुई है। और उर्दू अकादमी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार। और राशि कितनी है? 1 लाख रुपये। स्थापना कब हुई थी? 1985 को पंचकुला में। मासिक पत्रिका कौन सी है? जमुना तट। यदि वो पूछ ले हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है वो कौन सी है? उर्दू दिशा। और पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? हाली पुरस्कार, 1 लाख रुपये। नेक्स्ट कौन सी है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका, स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2002 को। मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। मासिक पत्रिका कौन सी है इनकी? हरिप्रभा। मासिक पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। पुरस्कार कौन सा दिया जाता है?
हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान, हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए राशि है। उसके बाद हरियाणा पंजाबी अकादमी मुख्य पत्रिका, मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। और मासिक पत्रिका कौन सी है? शबद बूंद, शबद बूंद कौन सी है? मासिक पत्रिका है। और पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान, हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान दिए जाते हैं। और राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए, राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। और लास्ट कौन सी है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है, मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला को। और मासिक पत्रिका कौन सी है? कथा समय और सप्त सिंधु, इसकी मासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा राज्य की लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार की सहायता से पहली बार पशु टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी नारनौल। हरियाणा राज्य में लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार की सहायता से पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन डी नारनौल के अंदर शुरू की गई थी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लुवास के अंदर है। लुवास कहाँ पर है? हिसार के अंदर। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विद्यालय से पहले क्या था? एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय तथा पशु विज्ञान महाविद्यालय, दोनों संस्था ही हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इन्हीं दोनों महाविद्यालयों को मिलाकर पशु विश्वविद्यालय बनाया गया। और विभाजन से पहले लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा कहाँ पर थी? लोहर के अंदर थी। यह महाविद्यालय चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ही है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? HU जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर है। विश्वविद्यालय से संबंधित 7 पशु रोग चिकित्सा स्थापित किए गए हैं। तो अन्य क्षेत्रीय कार्य कौन से हैं? रिवासा, महेंद्रगढ़, कायोगढ़, कैथल, झज्जर, नारनौल, हिसार, उचानी, करनाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आते हैं? हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। कितने आते हैं राष्ट्रीय राजधानी के अंदर? NCR के अंदर कितने आते हैं? 14 जिले हमारे NCR के अंदर आते हैं। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, हरियाणा राजधानी क्षेत्र। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 69वां संशोधन से नई दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया था। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के 24 जिले आते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के 24 जिले आते हैं। हरियाणा के वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 14 जिले। मिटवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में आते हैं? क्या आएगा? ऑप्शन बी 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आते हैं, NCR के अंदर आते हैं। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, इसकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कब हुआ? 1985 में इसका गठन हुआ। 69वां संविधान संशोधन, नई दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। नई दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके कुल 24 जिले आते हैं। ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुल 24 जिले NCR के अंदर आते हैं। हरियाणा के 24 जिले NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए। पहला जिला झज्जर, दूसरा भिवानी, तीसरा सोनीपत, चौथा चरखी दादरी, 5वां रोहतक, छठा जींद, 7वां पानीपत, 8वां करनाल, 9वां फरीदाबाद, 10वां मेवात, 11वां पलवल, 12वां रेवाड़ी, 13वां महेंद्रगढ़, 14वां गुरुग्राम। ये हरियाणा के 14 जिले जो NCR के अंदर शामिल किए गए हैं। 1 जुलाई 2013 को भिवानी और महेंद्रगढ़ को NCR के अंदर शामिल किया गया था। 1 जुलाई 2013 को भिवानी और महेंद्रगढ़ को NCR में शामिल किया गया था। हरियाणा का लगभग कुल क्षेत्रफल का 57% राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आता है। हरियाणा का 57% एरिया NCR के अंदर आता है। राजस्थान के दो जिले NCR क्षेत्र के अंदर
शामिल किया गया था? पहला अलवर, दूसरा भरतपुर। राजस्थान के 2 जिले हैं, कौन सा? प्रथम अलवर, दूसरा भरतपुर। और उत्तर प्रदेश के 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। पहला मेरठ, दूसरा नोएडा, तीसरा गाजियाबाद, चौथा बागपत, पांचवा बुलंदशहर, छठा हापुड़ा, सातवां शामली, आठवां मुजफ्फरनगर। राजस्थान के 2 जिले आते हैं। राजस्थान के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी पंचकुला। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन डी पंचकुला के अंदर किया जाएगा। चौथा खेलो इंडियन यूथ गेम 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। और तृतीय खेलो इंडियन यूथ गेम 2020 कहाँ किया गया था? गुवाहाटी के अंदर किया गया था। प्रथम स्थान कौन आया था? महाराष्ट्र। द्वितीय कौन आया था? हरियाणा। हरियाणा ने कुल 200 पदक जीते थे, 68 गोल्ड जीते थे, 60 सिल्वर जीते थे और ब्रॉन्ज के 72 मेडल जीते थे। और तीसरे स्थान पर कौन आया था? दिल्ली आया था। कुल पदक कितने थे? 122, गोल्ड कितने थे? 39, सिल्वर 36 और कांस्य कितने थे? 47।